हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के लिए फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। मजे की बात यह है कि जो पहले चैप्टर का नाम ही लास्ट लेसन है तो इसको लास्ट में ही रख देते। कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है, तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता देती हूँ, जिससे आपको चैप्टर समझने में काफी आसानी होगी। आप ऐसा सोचिए कि आप लोग घर में हिंदी बोलते हो और कभी गवर्नमेंट आपको ये कह दे कि आज से हिंदी नहीं बोली जाएगी, ना ही कहीं पे इसका यूज होगा, अब से चाइनीज यूज होगी, तो ऑब्वियसली सबको बुरा लगेगा। बट किसी को थोड़ी सी खुशी भी हो सकती है। एक पल के लिए आप सोचोगे वो किसे, तो वो उस बच्चे को हो सकती है जिसे हिंदी लिखनी और पढ़नी नहीं आती। पर उस बच्चे को भी थोड़ी देर के लिए ही खुशी होगी। पता है क्यों? क्योंकि अब उसको चाइनीज तो वैसे ही नहीं आती, और हिंदी जो वो रोज बोलता है अब उसको भी यूज नहीं कर पाएगा। इसी टाइप का ये चैप्टर है, इसमें बस हिंदी की जगह फ्रेंच लैंग्वेज का यूज बंद किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन सुबह मुझे स्कूल के लिए काफी देर हो रही थी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड का मतलब होता है फियर, और मुझे डर था कि मुझे आज फिर से स्कूल में डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज एम हैमल उसके टीचर हैं, had said that he would question us on participles। उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल्स बच्चे इंग्लिश के रूल्स होते हैं, जहाँ पे हम वर्ब को एडजेक्टिव और नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और दिन खुली हवाओं में बिताता हूँ। इट वॉज सो वॉर्म। दिन कितना गर्म था, सो ब्राइट, कितना चमकदार था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। पक्षी चहचहा रहे थे दरख्त पर बैठकर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill, the Persian pole soldiers were drilling। ओपन फील्ड में एक कोई लकड़ी काटने की फैक्ट्री थी जिसमें पर्शियन सोल्जर्स अपनी युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। ये ड्रिलिंग का मतलब यहाँ पर वो मशीन से ड्रिल करने वाला नहीं है, ये युद्ध अभ्यास के लिए यूज हुआ है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पढ़ने से ज्यादा आकर्षक था देखने के लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। पर मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं खुद को रोक सकूं और आगे बढ़ सकूं। एंड हरियड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ बढ़ गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। बुलेटिन बोर्ड बच्चे ऐसा एक बोर्ड टाइप मान लीजिए जिसपे आपके शहर में सारी की सारी न्यूज छपती हो, जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होते हैं। उस पे स्कूल की कब छुट्टी है, स्कूल की कब छुट्टी नहीं है, स्कूल में कोई फंक्शन है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसी प्रकार से वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था जिसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला दिखाया जाता था। जब वह उस बुलेटिन बोर्ड के पास से निकला तो वहां पर काफी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें यहीं से आई। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध का भारे, द ड्रॉप, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स ने क्या ऑर्डर दिए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैंने बिना रुके अपने आप से सोचा, अब क्या, इससे बुरा क्या हो सकता है, और क्या खबर आई है। देन एज आई हर्ड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैं उसके बाद मैं जल्दी से आगे बढ़ा जितनी जल्दी मैं बढ़ सकता। The blacksmith watcher who was there with his apprentice। ब्लैकस्मिथ बच्चे लोहार होता है जो लोहे का काम करता है। वॉचर गार्ड जो वहां पर थे, उसके अप्रेंटिस मतलब उसका शिष्य है, या जो नायब है, जो सीखने वाला है फिलहाल। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे दूर से ही आवाज दी और बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो बच्चे, तुम तो स्कूल में टाइम पर पहुंच ही जाओगे, बहुत टाइम है। I thought he was making fun of me। मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। And reached M Hamel's little garden all out of breath। और मैं स्कूल पहुंच गया बिल्कुल बुरी तरह से थका हुआ। Usually when school begin, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है, there was a great, वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, बहुत शोर मच रहा होता है। Which could be heard out in the street। यह स्कूल की जो बाहर गली होती है उसमें भी सुनाई दे रहा होता है। The opening and closing of desk, डेस्क पे बच्चे बैठ रहे होते हैं तो उसकी आवाज होती है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन एक आवाज में एक साथ बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं। वेरी लाउड, बहुत तेज। विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर,
हम अपने हाथ अपने कानों के ऊपर रख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा साउंड होती है तो हमें कई बार वर्ड समझ नहीं आते, तो हम थोड़ा-सा अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर के पास जो रूलर होता है, आपको याद होगा पहले स्कूलों में बच्चों को डंडे पड़ते थे, उसके बाद टीचर रूलर लेके घूमते थे ताकि किसी को ये ना पता चले कि टीचर्स डंडे मार रही हैं। उसको वो बार-बार टेबल पर पटक रही थी, उसकी आवाज़ हो रही थी। बट नाउ इट वाज़ ऑल सो स्टिल। और आज सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने तो यही सोचा था कि स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर होगा, बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला हो रहा होगा और मैं चुपचाप से जाके अपने बेंच पे बैठ जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज़ क्वाइट एज़ संडे मॉर्निंग। पर ज़रूर आज ही के दिन तो सब कुछ होना था, संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत। तो थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट। मैंने विंडो से अपनी क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हैमल क्लास में आगे और पीछे घूम रहे थे अपने लोहे के रूलर के साथ। रूलर होता है ना आपका, वो स्केल होता है जो आपका प्लास्टिक वाला, वो लोहे में भी आता है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरी डे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। मुझे दरवाजा खोलना था और सबके सामने ही आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज शोर तो था नहीं और संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत भी था। यू कैन इमेजिन नाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। यहाँ पर बच्चे, ब्लश का मतलब वो नहीं है जो लड़कियां अपने गालों पे लगाती हैं। यहाँ पर ब्लश का मतलब है कि उसको बहुत डर लग रहा था और वो लाल हो रहा था, चेहरा उसका बिल्कुल लाल पड़ गया था। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, कुछ नहीं हुआ ऐसा। एम हैमल ने मुझे देखा और प्यार से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। लिटिल फ्रेंड्स, अपने जगह पर जाकर बैठ जाओ जल्दी से। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सat डाउन एट माय डेस्क। मैं जल्दी से बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी जगह पर बैठ गया। नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat। तभी मैंने नोटिस किया, हमारा टीचर आज अपना सबसे सुंदर ग्रीन कोट पहन के आया है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी वो जो फ्रिल की बाजू होती है लड़कियों की ड्रेसेस में, उस टाइप की उसकी शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, उस पे धागे से बुनाई हुई हुई थी। दैट शी नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ये कपड़े वो कभी भी नहीं पहनते थे, या तो सिर्फ स्कूल की जांच हो रही हो या तो प्राइज डे हो, बस इन्हीं 2 दिन या 3 दिन होते थे जिन पे वो ये कपड़े पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn। आज पूरा स्कूल बहुत ही अजीब सा और नॉट हैप्पी दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी। पर जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज की एक चीज वो थी, ऑन द बैंक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। बैक बेंचेस, जो पीछे वाले बेंच थे, वो हमेशा खाली होते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। पर आज उन पर विलेज, मतलब गांव के जो लोग थे, बाकी लोग जो स्कूल से पार कर चुके थे, बड़े लोग थे, वो आज वहां पर बैठे हुए थे। ओल्ड होसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड। ओल्ड होसर, तीन किनारे की टोपी के साथ, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, द सेवरल पोर अदर बॉडीज एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और भी कुछ लोग थे जो उनके आसपास बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक सैड, सब शांत, सब उदास दिख रहे थे। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर। और वो सर अपने साथ एक पुरानी बुक लेके आए थे, उससे शायद उन्होंने पढ़ा होगा, उसमें बेसिक फैक्ट लिखे होते हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए किताब दी जाती है, उस टाइप की कोई बुक लेके आई थी वो। Thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और वो एजेस पे से थोड़ा सा वो मुड़ सी गई थी, क्योंकि बार बार पढ़ने और पुराने होने की वजह से थोड़ी वैसी हो जाती है। उन्होंने उसको खुला रखा हुआ था अपने घुटनों पर और अपने चश्मे उसके ऊपर रखे हुए थे। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हैमल mounted his chair। एम हैमल अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। And in the same grave and gentle tone which he had used to me, और उनकी वही शांत और गंभीर आवाज के साथ जो हमेशा होती थी, उन्होंने कहा, My children, this is the last lesson I shall give you। मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको दूंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, स्कूल्स में आज से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओक, एलेसिस एंड लोरेन, ये 2 एरिया हैं जो जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई में जर्मनी के पास चले गए थे, तो इसलिए वहां पे अब सरकार ने रूल डाल दिया था कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव।
मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ध्यान से सुनो। What a thunderclap these words were to me. इन शब्दों से मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मेरे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा। ओह द wretches. That was what they had put up at the down hole. अब मुझे याद आया कि वो बुलेटिन बोर्ड के पास अनहैप्पी पर्सन क्यों खड़े थे, बिल्कुल उदास क्यों दिख रहे थे, और मैं ऊपर बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, आज मेरा फ्रेंच लेसन का लास्ट डे है। वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट। क्यों, अभी तक तो मुझे लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं यहीं रुक जाऊं। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब मैं कितना उदास हूँ कि मैंने अपने लेसन्स नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। मैंने हमेशा बर्ड्स के एग्स को देखना और इधर उधर स्लाइड करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा अपने फ्रेंच लेसन से। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच एन न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो मुझे थोड़े दिन पहले तक, थोड़ी थोड़ी दिन क्या थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल अनोयंस लगती थी, सो हैवी टू कैरी, इतनी हैवी थी वो कैरी करने के लिए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। मेरी ग्रामर जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, हिस्ट्री, अब वो सब मेरे पुराने दोस्तों के जैसे लग रहे थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिनके ऊपर मैं अब गिव अप नहीं कर सकता था, मैं और पढ़ना चाहता था। एंड एम हैमल टू, एम हैमल भी, जिनको मैं बहुत ही बुरा मानता था वैसे, पर अब मुझे वो भी अच्छे लग रहे थे। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, क्योंकि वे दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ फ्रैंकी ही वाज। उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। इन सब बातों के आगे मैं बिल्कुल भूल गया उनका रूलर, और कितने कितनी बार वो कितने बैड टेम्पर्ड में होते थे, और कभी कभी मुझे बहुत डांट भी देते थे। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। बेचारा आदमी, आज उसका लास्ट लेसन है, इसीलिए वो फ्रेंच को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने संडे क्लोथ्स में आया है। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आया कि गांव के बूढ़े लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too. क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी मान रहे थे, that they had not gone to school more, कि वे भी स्कूल नहीं गए हैं ज्यादा। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये उनका वे था अब हमारे मास्टर को, जो 40 साल से पढ़ा रहा था, उनको थैंक यू करने का, रिस्पेक्ट दिखाने का हमारी कंट्री की तरफ, जो अब हमारी नहीं रही, क्योंकि अब हम जर्मनी का हिस्सा बन गए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी चैप्टर पढ़ने की। But would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? और अब मुझे वही पार्टिसिपल्स पढ़ने थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, और मुझे बहुत डर लग रहा था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, क्योंकि अब सब लोग सुन रहे थे, तो मुझे बहुत तेज और साफ आवाज में बोलना था, वो भी बिना मिस्टेक किए। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क। पर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, तो इसलिए सारे वर्ड्स मिक्स अप हो गए। अब मैं चुपचाप अपने बेंच पे खड़ा हूँ, माय हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा है, और मैं ऊपर भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। मुझे डर है कि एम हैमल मारेंगे। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। देखा, हम रोज अपने आप से कहते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल सीख लेंगे, कोई बात नहीं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख रहे हो हम कहाँ आ गए हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलासेस, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम हमेशा कल पर अपनी सीखने की चाह छोड़ देते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? Now, अब तुम जर्मनी में आ गए हो, तो बाहर के लोग तुमसे कह सकते हैं, तुम तो फ्रेंच हो ना, पर तुम्हें ना ही बोलनी आती है, ना ही लिखनी आती है अपनी ओन लैंग्वेज, ये कैसे फ्रेंच हुए? बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, पर तुम सबसे बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हो वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, हम सब के पास अपने अपने तरीके हैं अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स इतनी चिंता में नहीं थे कि तुम्हें पढ़ाएं, उन्हें इतना पढ़ ही नहीं थी कि वे तुम्हें पढ़ने भेजे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने ये प्रेफर किया कि वे तुम्हें फार्म और मिल पे काम करने के लिए भेजें, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, सो उनके पास थोड़ा से ज्यादा पैसे उसके बजाय कि तुम्हें पढ़ाने की, तुम्हें फ्रेंच सिखाने की।
एंड आई और मैंने क्या किया? आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। मेरे ऊपर भी ब्लेम आना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स? क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय कि तुम्हें लेसन्स सिखाने के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे? मैंने आप सबको छुट्टी नहीं दे दी क्योंकि मुझे फिशिंग करने के लिए जाना था। फल भी तो सीख सकते हैं ये सोचकर। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज होती गई। एम हैमल वेंट ऑन टू द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल कहते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे साफ, सबसे लॉजिक वाली। देन वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें इसको संभाल के रखना होगा और कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. जब पीपल गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग जर्मनी के गुलाम हो गए थे, तो वो सिर्फ उनके पास अपनी आजादी की एक ही की थी, उनकी अपनी लैंग्वेज। देन ही ओपनड, क्योंकि अगर वो जर्मनी बोलने लग जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो फ्रेंच पर्सन है, इसलिए उनके पास फ्रेंच लैंग्वेज ही है, जिससे वो कह सकते हैं कि हम फ्रेंच के हैं, हमें अपने देश फ्रांस में जुड़ना है वापस फिर से। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तब उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं आज बहुत आश्चर्यचकित था कि मुझे आज इतने अच्छे से चैप्टर समझ में आया है। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। जो भी उन्होंने कहा बहुत आसान था, बहुत आसान। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो carefully। मैंने सोचा शायद मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और उन्होंने कभी इतने पेशेंस से हमें समझाया ही नहीं है। इन दोनों में से ही कोई एक बात है जो मुझे पहले चैप्टर समझ में नहीं आते थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. यह ऐसा लग रहा था कि आज जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज आखिरी दिन है, तो बेचारे एम हैमल एक बारी में हमें सब कुछ समझ आ जाए, इस तरीके से आज पढ़ाना चाहते हैं, ताकि आगे हमें ये ना फील हो कि हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाए ठीक से। एक बारी में हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से घुस जाए ये फ्रेंच का, जो आज उन्होंने एक एक वर्ड पढ़ाया। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर पढ़ाने के बाद हमने अपनी बुक से एक लेसन भी पढ़ा। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपी थी, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एलेसेस, फ्रांस एलेसेस। अपनी खूबसूरत राइटिंग में उस पर लिखा हुआ था फ्रांस एलेसेस, फ्रांस एलेसेस। एलेसेस प्लेस का नाम है और फ्रांस देश में था ये, जो कि अब जर्मनी में मिल गया है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था छोटे झंडे स्कूल में हर जगह उड़ रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हमारे डेस्क के कॉर्नर पर एक छोटी सी रोड में छोटे झंडे लहरा रहे हैं। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। आप देख सकते हैं कि सब अपने काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कितना शांत। The only sound was the scratching of the pens over the paper। बस वहां पर एक ही आवाज थी जब पेन पेपर पे लिख रहा था। वो कितनी धीमी आवाज है, पर आज देखो इतनी शांति थी कि वो भी सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। एक बार क्लास में कुछ बीटल उड़ के आ गई और उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि सब लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको फिश हुक्स में डालने के लिए। आज ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच है, वो भी अपने नोट्स बना रही हैं। On the roof, the pigeons stood very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत पर बैठे कबूतर छोटी सी आवाज में बोल रहे थे, जैसे वो बोलते हैं नॉर्मली। मैंने अपने मन में सोचा, क्या वो बिन को भी कहेंगे आप फ्रेंच छोड़ के जर्मन में गाइए? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom। जब भी मैं अपनी किताब पर से नजर उठा के एम हैमल की ओर देखता, तो वो बिल्कुल शांत दिखाई देते, जैसे उनमें जान ही नहीं हो। ऐसे मोशनलेस बैठे हुए थे वो चेयर पे, अपने आप को अपने आप को नहीं, वो क्लासरूम को देखे जा रहे थे, एक चीज फिर दूसरी चीज फिर तीसरी चीज। ऐसा लग रहा था वो सारी क्लासरूम का नक्शा अपने दिमाग में छाप रहे हैं, जबकि वो पिछले 40 साल से रह रहे थे यहाँ पर। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that। पिछले 40 साल से रोज ये दृश्य देख रहे हैं, फिर भी आज ऐसा लग रहा था कि वो इस पूरी क्लासरूम के दृश्य को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the meadows through the roof। बस इतना सा ही बदला था कि डेस्क और बेंचेस बदल जाते थे। वॉलनट ट्रीज वो जो गार्डन में थे वो लंबे हो गए थे,
और होप वाइन जो उन्होंने खुद से लगाई थी वो भी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, or they must leave the country next day. ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि उनका दिल कैसे बुरी तरह टूट गया था, बेचारा आदमी। उस उनकी बहन दूसरे कमरे से आवाज आ रही थी कि पैकिंग कर रही थी। वो अगले दिन के लिए दूसरी कंट्री के लिए निकलने वाले थे। वो अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और उनके अंदर इतना साहस था कि वो आखिरी तक सबकी बात सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड द बाबा बेबी बू। राइटिंग का चैप्टर पढ़ने के बाद हमने हिस्ट्री भी पढ़ी। बेबीज ने अपना गाना गाया, बा बे बू बू बू। Down there at the back of the room, old Hosser had put on his spectacle and, holding his primer in both hands, spelled the letter with them. कमरे के लास्ट में जहाँ ओल्ड होसर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने चश्मे रख दिए, अपनी प्राइमर बोथ हैंड्स में उठाई और कुछ लेटर्स बोले। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. देख सकते हैं वो हम भी देख सकते थे कि वो रो रहे थे। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी इमोशंस के साथ। और ये सुनने में इतना फनी लगता है कि हम एक साथ हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना क्योंकि वो रोते हुए थोड़े अजीब साउंड कर रहे होंगे इसलिए वो हंसना चाहते थे, और रोना तो वो चाहते ही थे क्योंकि उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट द लास्ट लेसन। आज हमारा लास्ट लेसन है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंगलेस। At the same moment, the trumpet of the Persians returning from drill sounded under our windows. उसी समय पर्शियन सोल्जर्स जो कि ड्रिल कर रहे थे वहां सो मिल पर, आपको याद होगा लकड़ी काटने की फैक्ट्री में वो अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे। अब वो वहां से वापस आ रहे थे और उनके साथ तो कोई आवाज हो रही होगी, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, उनकी आवाज अब उनकी विंडो से आ रही। एम हैमल stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. एम हैमल अपनी कुर्सी से उठे, बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा होंगे, पर उनको हमेशा थोड़ा आज वो इस तरह से खड़े थे कि वो उसको लग रहा था कि वो बहुत ही लंबे हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों। आई आई उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, बट समथिंग चोक्ड हिम। और उनका गला जैसे रुक सा गया था, वो बोल ही नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो, वो नहीं बोल पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का पीस लिया। अपनी सारी हिम्मत बटोर कर उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा, वाइव ले फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall. फिर वो रुक गए, अपना दीवार की तरफ सिर किया, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई वर्ड कहे, ही मेड अ gesture to us with his hand. उन्होंने हमारी तरफ अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल डिसमिस हो चुका है, आप जा सकते हैं। तो यहीं पर बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है, इसी के साथ द लास्ट लेसन। इससे आपको ये समझ में आया कि आपको अपने लेसन्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या पता आपका भी किस दिन आखिरी दिन हो पढ़ने का। सो बेसिकली अब मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ। अगर आपको चैप्टर फिर भी याद नहीं हुआ तो आपको ये बात तो समझ आई होगी कि ये चैप्टर पूरा का पूरा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें सारी सैड सैड चीजें हैं। तो आप जब अगर मान लीजिए आपको बेसिक सी कुछ स्टोरी याद है और आपको अपने आए हुए क्वेश्चन आंसर्स में बना के लिखना है अपनी तरफ से, तो आप ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमेशा सैड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाएंगे, हैप्पी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखने हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस के लिए प्रो टिप थी। बाकी थैंक्स, आगे के चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे।